हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीपल ज्ञानशाला में। एसएससी एमटीएस 19 मई फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है और इसमें पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आगे आने वाले शिफ्टों के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इसमें दोस्तों हमने कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी ऐड किए हुए हैं जो आगे आने वाली शिफ्टों को और महत्वपूर्ण बना देता है। अगर दोस्तों इसमें से अन्य प्रश्न पूछे जाएंगे तो इससे कहीं बाहर नहीं जाएगा। और ये प्रश्न दोस्तों इसमें आगे अन्य परीक्षाओं में भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज के सेशन से। आज का पहला प्रश्न इस प्रकार है, भारत के 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? तो दोस्तों 50वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यशवंत चंद्रचूड़ जी हैं। ये इनका चित्र बना हुआ है दोस्तों, इनकी फ़ोटो भी देख लीजिए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हर पेपर में बार बार पूछा जाता है। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा लीजिए दोस्तों इसको, और आगे आने वाले शिफ्टों में भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसमें कुछ और फैक्ट भी हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। भारत के 50वें और वर्तमान मुख्य न्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जी हैं। इनका ये फुल नेम है। इन्होंने 9 नवंबर 2022 को भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। और अगर दोस्तों एक और प्रश्न बनता है कि 49वें नंबर का पूछ लेता है दोस्तों, इससे पहले के पूर्व में कौन थे? तो पूर्व में मुख्य न्यायाधीश थे उमेश ललित जी थे, जिन्हें यूयू ललित भी कहा जाता है। और इनका और अन्य एक और प्रश्न बनता है दोस्तों, पहले नंबर का अगर पूछ लेगा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, तो ये हैं एच.जे. कानिया जी हैं। ये भी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको भी टिक लगा लीजिएगा। ये तीनों दोस्तों पूछे जाने की पूरी संभावना है। दो ये हो गया और एक ये हो गए दोस्तों, यशवंत चंद्रचूड़ जी। और भी कुछ पॉइंट दिए हुए हैं दोस्तों, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों, भारत के संविधान का अनुच्छेद 124(4) में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया बताई गई है। इसमें ये भी इम्पोर्टेंट दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया कौन सा अनुच्छेद में बताई गई है? तो 124(4) में बताई गई है। अगला पॉइंट दोस्तों, मुख्य न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक पद पर बने रहते हैं। ये भी दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आयु पूछ लेता है कि कब तक बने रहते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों, भारत का मुख्य न्यायाधीश भारत न्यायपालिका तथा सर्वोच्च न्यायालय का अध्यक्ष होता है। ये भी इम्पोर्टेंट है पॉइंट दोस्तों, इसको भी नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसमें कुछ और पॉइंट भी हैं, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों, भारत का संविधान भारत के राष्ट्रपति को निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से अगले मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करने की शक्ति प्रदान करता है, जो 65 वर्ष की आयु तक पहुंचने तक या महाभियोग द्वारा हटाए जाने तक सेवा करेगा। अगला पॉइंट दोस्तों, वर्तमान मुख्य न्यायाधीश द्वारा सुझाया गया नाम लगभग हमेशा सर्वोच्च न्यायालय का अगला वरिष्ठतम न्यायाधीश होता है दोस्तों। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पॉइंट दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, आर्टिकल 40 किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 40 ग्राम पंचायत के संगठन से संबंधित है दोस्तों। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, आगे पूछा जा सकता है पूरा, इसको ध्यान दीजिएगा। इसमें एक पॉइंट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के संगठन से संबंधित है। ये राज्य ग्राम पंचायतों को व्यवस्थित करने के लिए कदम उठाएगा। यह उन्हें ऐसी शक्तियाँ और अधिकार से संपन्न करता है जो उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न, असद अली खान किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से संबंधित हैं? तो दोस्तों संबंधित हैं रुद्र वीणा से संबंधित है। इनके नीचे फ़ोटो बना होगा दोस्तों, इसको भी ध्यान से देख लीजिएगा। ये असद अली खान जी हैं, इनका फ़ोटो है ये वीणा के साथ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न, ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको टिक लगा लीजिएगा।
सवाल पूछा जाता है दोस्तों, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। और दुनिया के 5 महासागर दोस्तों क्षेत्रफल के घटते क्रम में इस प्रकार हैं। पहले नंबर पे प्रशांत महासागर, जिसे पैसिफिक ओशियन भी कहते हैं। दूसरा अटलांटिक महासागर। तीसरा हिंद महासागर। चौथा अंटार्कटिक महासागर। और पांचवा दोस्तों आर्कटिक महासागर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न, मार्मागोवा पोर्ट कहाँ स्थित है दोस्तों? तो मार्मागोवा पोर्ट गोवा में स्थित है दोस्तों। इसमें कुछ और भी फैक्ट जोड़े गए हैं दोस्तों, उसको भी डिस्कस करते हैं। दोस्तों मार्मागोवा पोर्ट का फ़ोटो है ये भी एक व्यस्तम बंदरगाह है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, भारत के प्रमुख बंदरगाह की सूची है दोस्तों। शुरू करते हैं। मुंबई, अरब सागर महाराष्ट्र, पारादीप बंगाल की खाड़ी ओडिशा, कोचीन अरब सागर केरल, चेन्नई बंगाल की खाड़ी तमिलनाडु, नावा शेवा बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू भी कहते हैं इसको दोस्तों, अरब सागर महाराष्ट्र में, विशाखापट्टनम बंगाल की खाड़ी और आंध्र प्रदेश में, तूतीकोरन बंदरगाह बंगाल की खाड़ी तमिलनाडु में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कांडला कच्छ की खाड़ी गुजरात में दोस्तों, हल्दिया कोलकाता हुगली नदी पश्चिम बंगाल। अगला दोस्तों, मार्मा गोवा मुर्मू गोवा भी कहते हैं इसको, अरब सागर गोवा में। अगला, पोर्ट ब्लेयर बंगाल की खाड़ी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अगला, न्यू मैंगलोर अरब सागर कर्नाटक में। अगला, एन्नौर बंगाल की खाड़ी तमिलनाडु में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न, इनमें से कौन ट्रैक फील्ड रनर हैं? तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिए थे, उसमें सही उत्तर होगा मिल्खा सिंह जी ट्रैक फील्ड रनर जी हैं, ये हैं। इसमें कुछ और भी पॉइंट है दोस्तों, उसको भी डिस्कस करते हैं। मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के रूप में भी जाना जाता है दोस्तों, इम्पोर्टेंट है दोस्तों फ्लाइंग सिख, पिछले शिफ्टों में पूछा जा भी चुका है। अगला पॉइंट, वह पूर्व भारतीय ट्रैक एंड फील्ड स्प्रिंटर थे। अगला पॉइंट, उन्होंने 1958 और 1962 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। अगला पॉइंट, 1960 के रोम ओलंपिक में वह चौथे स्थान पर रहे। अगला पॉइंट, खेल में उनके योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। ये इनका फ़ोटो है दोस्तों, इसको भी ध्यान से देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न, सत्रिया डांस किस व्यक्ति से संबंधित है दोस्तों? तो 4 ऑप्शन दिए थे, जिनमें श्रीमंता महापुरुष शंकर देव जी हैं जो असम से है। ये नृत्य दोस्तों सत्रिया डांस असम से रिलेटेड है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये भी। इसमें कुछ और भी पॉइंट है। सत्रिया नृत्य असम का शास्त्रीय नृत्य है जो सत्रिया संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है। सत्रिया को संगीत नाटक अकादमी द्वारा वर्ष 2000 में शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया था दोस्तों, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछ लेगा कि कब दिया गया था दर्जा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसमें कुछ और भी फैक्ट हैं दोस्तों, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। असम के कुछ लोक नृत्य हैं दोस्तों, ये भी पेपर में पूछे जा रहे हैं, तो असम से जुड़े हमने कुछ और भी नृत्य लिए हैं इसमें, जिनमें मोस्ट पॉपुलर है बिहू नृत्य, बागोरुम्बा वसंत में आयोजित किए जाने वाला नृत्य है ये दोस्तों, भोर नृत्य, ओजापली नृत्य आदि शामिल है दोस्तों। अगला पॉइंट दोस्तों, भारत के अन्य शास्त्रीय नृत्य हैं, जिनमें भरतनाट्यम जो तमिलनाडु का है, कथकली जो केरल का है, कुचिपुड़ी जो आंध्र प्रदेश का है, कथक जो उत्तर भारत का है, मोहिनीअट्टम जो केरल का है, मणिपुरी जो मणिपुर का है, ओडिसी जो उड़ीसा का है।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा दोस्तों। इनमें से एक ना एक पूछा जा रहा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, मणिपुरी नृत्य किस विषय पर है? तो दोस्तों मणिपुरी नृत्य, इसका केंद्रीय विषय भगवान कृष्ण और राधा की प्रेम कहानियों पर है, आधारित है, जबकि अन्य विषयों को भी प्रदर्शित किया गया है इसमें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, मकर संक्रांति किस भगवान से संबंधित है? दोस्तों मकर संक्रांति में किसकी पूजा की जाती है? तो दोस्तों सही उत्तर होगा इसका सूर्य देवता के। इसमें पॉइंट दिया है दोस्तों। मकर संक्रांति पूरे भारत और नेपाल में भिन्न रूपों में मनाया जाता है। पौष मास में जिस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है उस दिन इस पर्व को मनाया जाता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, और भी पॉइंट है दोस्तों इसमें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यह त्यौहार जनवरी माह के 14वें या 15वें दिन ही पड़ता है। इस दिन सूर्य धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करता है। अगला पॉइंट दोस्तों, तमिलनाडु में इसे पोंगल नामक उत्सव के रूप में मनाया जाता है, जबकि कर्नाटक, केरल तथा आंध्र प्रदेश में इसे संक्रांति ही कहते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट दोस्तों, बिहार के कुछ जिलों में यह पर्व तिला संक्रांत नाम से ही प्रसिद्ध है। अगला पॉइंट दोस्तों, मकर संक्रांति पर्व को कहीं कहीं उत्तरायण भी कहते हैं। 14 जनवरी के बाद से सूर्य उत्तर दिशा की ओर अग्रसर हो जाता है दोस्तों, इसी कारण इस पर्व को उत्तरायण, सूर्य उत्तर की ओर भी कहते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये इसका चित्र बना हुआ है दोस्तों, पूजा करते हुए सूर्य देवता जी की, वे नहाते हुए दोस्तों गंगा नदी में अर्घ देते हुए दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, फ्लड ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों ये मोस्ट पॉपुलर बुक है दोस्तों, फ्लड ऑफ फायर। इसके राइटर दोस्तों अमिताभ घोष जी हैं। ये अमिताभ घोष जी की फ़ोटो है ये दोस्तों। इसमें कुछ इनके और लिखे हुए उपन्यास हैं जो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसको भी डिस्कस करते हैं दोस्तों। उपन्यास में इनके दोस्तों द सर्कल ऑफ रीजन जो 1986 में पब्लिश हुई थी दोस्तों, और द शैडो ऑफ लाइन्स 1988 में, कलकत्ता गुणसूत्र 1995 में, द ग्लास पैलेस 2000 में, भूखा ज्वार 2004 में, पापियों का सागर 2008 में दोस्तों, सॉरी ये पोपियो का है। अगला पॉइंट, धुएं की नदी 2011 में, आग की बाढ़ 2015 में, गन आइलैंड 2019 में, जंगल का नाम 2021 में। मोस्ट पॉपुलर बुक हैं इनकी दोस्तों, इनमें से भी सवाल पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, पॉजिटिव चार्ज का क्या मतलब होता है? दोस्तों ये साइंस से पूछा गया था दोस्तों सवाल, इसका सही उत्तर होगा इलेक्ट्रॉन की तुलना में प्रोटॉन ज़्यादा होते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, सूर्य की रोशनी की कमी से कौन से विटामिन की कमी हो जाती है? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको भी कई तरह से पूछा जाता है। इसमें कभी वैज्ञानिक नाम पूछ लेगा दोस्तों, सॉरी दोस्तों, इसमें कभी केमिकल वाला पूछ लेगा, रासायनिक नाम इसका। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा सूर्य की कमी, रोशनी की कमी से विटामिन डी की कमी हो जाती है दोस्तों। नोट कर लीजिएगा दोस्तों इसको, आगे कुछ पॉइंट दिए हुए हैं उसमें दोस्तों। और पूछा जाता है दोस्तों, इसमें भी एक और सवाल पूछ लिया जाता है, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग रिकेट्स है, जिसे सूखा रोग भी कहते हैं। इसमें शरीर कमज़ोर हो जाता है, उसमें हड्डियाँ काफ़ी कमज़ोर हो जाती है। इसमें एक और सवाल पूछा जाता है दोस्तों, इसमें विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? तो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो विटामिन डी का नाम, रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। अगला पॉइंट दोस्तों, हड्डी की बीमारियों में दोस्तों एक ऑस्टियोपोरोसिस भी है, ये भी पूछ लेता है सवाल, ऑस्टियोपोरोसिस कौन से विटामिन की कमी से होता है और ये किस तरह की बीमारी है दोस्तों? तो हड्डियों की बीमारी है ये।
अगला पॉइंट दोस्तों, कुछ इसमें विटामिन डी के स्रोत दिए हुए हैं जो इस प्रकार हैं। तैलीय मछली, लाल मांस, अंडे की जर्दी, दूध और इससे बने हुए उत्पाद जैसे पनीर, टमाटर, मटर, मूली, पत्ता गोभी। और कुछ पॉइंट दिए हुए हैं दोस्तों विटामिन के बारे में, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। विटामिन का अर्थ दोस्तों क्या होता है, ये भी पूछा जाता है। जीवन के लिए महत्वपूर्ण। विटामिन एक कार्बनिक गैर प्रोटीन पदार्थ है। ये भी सवाल दोस्तों पूछ लेता है कि विटामिन क्या है, एंजाइम है, प्रोटीन है। सही वो है, गैर प्रोटीन है दोस्तों। विटामिन हमारे शरीर के लिए स्वस्थ कामकाज के लिए आवश्यक यौगिक है। हमें बढ़ने में मदद करने के लिए, सही ढंग से देखने के लिए, साथ ही संक्रमण से लड़ने में हमारी मदद करता है और हमें विटामिन की आवश्यकता होती है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिएगा। विटामिन दिए हुए हैं दोस्तों, इसके रासायनिक नाम और कमी से होने वाली बीमारियां हैं। कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाले हमने डिस्कस किए हैं इसमें। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है दोस्तों। रतौंधी ये आँखों की बीमारी है और इसका रासायनिक नाम दोस्तों रेटिनॉल है। और विटामिन B1 की कमी से दोस्तों बेरी रोग हो जाता है और इसका रासायनिक नाम दोस्तों थायमीन है। और विटामिन C की कमी से होने वाला रोग दोस्तों स्कर्वी है और इसका दोस्तों रासायनिक नेम एस्कॉर्बिक एसिड है। अगला पॉइंट दोस्तों, विटामिन डी से अभी हमने डिस्कस किया है ऊपर ही। इससे होने वाला रोग रिकेट्स है या अस्थि मृदुता है। इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। और विटामिन के की कमी से दोस्तों होने वाला रोग रक्त का थक्का ना जमना होता है, इसकी कमी से। और इसका रासायनिक नाम दोस्तों फाइलोक्विनोन है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न, इसमें एक और विटामिन है दोस्तों जो रह गया है, विटामिन B2। ये दोस्तों सही कर लीजिएगा इसमें। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन इसका रासायनिक नाम है और त्वचा का फटना से रोग है इसका दोस्तों। इससे होने वाला रोग त्वचा का फटना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, करंट का क्वेश्चन है ये। पेरिस स्थित संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जिसे FATF ने 19 अक्टूबर 2022 को किसको ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया दोस्तों। तो ग्रे लिस्ट एक होती है जिसमें कई देश होते हैं इसमें, और ये संस्थाएं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से संबंधित होती हैं। तो इसमें इसका सही उत्तर होगा दोस्तों पाकिस्तान, जिसे ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। ये दोस्तों देखिए पूर्व प्रधानमंत्री हैं इमरान खान जी। ये देखिए ग्रे लिस्ट की बैठक है दोस्तों, इसमें कई देश के प्रधानमंत्री इसमें हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न, 2021 में मेजर ध्यानचंद अवार्ड विजेता कौन रहे हैं। तो इसमें दोस्तों हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं, लगभग 12 हैं। तो इनमें ऑप्शन में जो भी दिए रहेंगे दोस्तों तो उससे आप पहचान जाएंगे, इसको याद कर लीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों ये। तो इसमें पहले हैं नीरज चोपड़ा जो एथलेटिक्स से हैं संबंधित, रवि दहिया कुश्ती से, PR श्रीजेश हॉकी से, लवलीना बोरगोहेन मुक्केबाजी से, सुनील छेत्री फुटबॉल से, मिताली राज क्रिकेट से, प्रमोद भगत बैडमिंटन से, सुमित अंतिल एथलेटिक्स से। इससे पूछा जा चुका है सवाल, कई दोस्तों इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों अवनी लेखरा निशानेबाजी से, कृष्णा नायर बैडमिंटन से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मनीष नरवाल निशानेबाजी से, मनप्रीत सिंह हॉकी से दोस्तों। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये हॉकी कैप्टन भी है शायद।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, कई तरह से इसमें क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। साइमन कमीशन का उद्देश्य क्या था दोस्तों? इसका उद्देश्य पूछा गया इस बार, तो सही उत्तर होगा दोस्तों संवैधानिक सुधार पर एक व्यापक अध्ययन करना था, ताकि तत्काल शासन करने वाली सरकार को सिफारिश दी जा सके। और इसमें कुछ पॉइंट है दोस्तों। नवंबर 1927 में ब्रिटिश सरकार ने संवैधानिक सुधारों को शुरू करने के लिए भारत की संवैधानिक प्रगति पर रिपोर्ट करने के लिए साइमन कमीशन को नियुक्त किया था, जैसा कि वादा किया गया था। कई भारतीयों द्वारा इस आयोग का कड़ा विरोध किया गया था दोस्तों। ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1927 में भारत सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा के लिए साइमन कमीशन की नियुक्ति की थी दोस्तों। अगला पॉइंट दोस्तों, 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। अगला पॉइंट दोस्तों, इसका गठन संवैधानिक सुधारों का अध्ययन करने और भारत में सरकार को सिफारिशें करने के लिए किया गया था दोस्तों ये। अगला पॉइंट दोस्तों, साइमन कमीशन बिना किसी भारतीय सदस्य के एक श्वेत आयोग था। इस आयोग में 7 अंग्रेज शामिल थे। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों, पूछ लेता है कितने अंग्रेज थे, तो 7 अंग्रेज थे। और सर जॉन साइमन इसके अध्यक्ष थे दोस्तों, तो ये भी याद रखिएगा, सर जॉन साइमन, इन्हीं के नाम से साइमन कमीशन कहा गया। और भी कुछ पॉइंट है इसमें दोस्तों। इसका गठन 26 नवंबर 1927 को हुआ था, ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। कांग्रेस ने मद्रास अधिवेशन में साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव किया था दोस्तों, पारित किया था। पहला पॉइंट दोस्तों, साइमन कमीशन ने 27 मई 1930 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, कुषाण वंश की दूसरी राजधानी कौन सी थी दोस्तों? तो कुषाण वंश की दूसरी राजधानी मथुरा थी। भारत में पुरुषपुरा, पेशावर और मथुरा में प्रशासन किया गया था। कुषाण से संबंधित दोस्तों कुछ तथ्य हैं इसमें। पहले कुषाण वंश की स्थापना कुजुला कडफिसेस ने की थी। अगला पॉइंट दोस्तों, विम कडफिसेस ने भारत में सोने के सिक्के जारी किए थे दोस्तों। अगला पॉइंट, दूसरे कुषाण वंश की स्थापना कनिष्क ने की थी, इम्पोर्टेंट दोस्तों। उनकी राजधानियाँ पेशावर और मथुरा थी, ये भी पूछा जा सकता है कौन कौन सी थी, पेशावर और मथुरा थी। सबसे प्रसिद्ध कुषाण शासक कनिष्क था। उन्हें द्वितीय अशोक के नाम से भी जाना जाता था। ये भी सवाल पूछा जाता है दोस्तों कि द्वितीय अशोक के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये जाना जाता है कनिष्क को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कुछ और पॉइंट है इसमें जो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उन्होंने 1878 ईस्वी में एक नए युग की शुरुआत की, जिसे शक संवत के रूप में जाना जाता है और भारत सरकार द्वारा उपयोग किया जाता है। अगला पॉइंट दोस्तों, कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का एक महान संरक्षक था। ये भी इम्पोर्टेंट पूछ सकता है दोस्तों, जैन धर्म से या बौद्ध धर्म से रिलेटेड थे कनिष्क, तो इसका सही जवाब होगा बौद्ध धर्म से। अगला पॉइंट दोस्तों, उनके शासनकाल के दौरान कश्मीर के कुंडल वन में चतुर्थ बौद्ध परिषद का आयोजन हुआ था दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पर बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय के सिद्धांतों को अंतिम रूप दिया गया था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अंतिम महान कुषाण शासक वासुदेव प्रथम था दोस्तों, ये भी पूछा जा सकता है कि अंतिम कुषाण शासक कौन था, तो वासुदेव थे। कुषाण भारत के पहले शासक थे जिन्होंने सोने के सिक्के जारी किए थे, ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए थे दोस्तों? तो कुषाण ने जारी किए थे, इम्पोर्टेंट है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, बौद्ध भिक्षु को रहने का स्थान क्या कहलाता है दोस्तों? तो बौद्ध भिक्षु के रहने का स्थान, बौद्ध मठों को विहार कहते हैं दोस्तों।
बौद्ध भिक्षु जहाँ रहते हैं उस स्थान को विहार कहा जाता है। संस्कृत और पाली में आमोद प्रमोद के लिए विकसित किसी भी स्थान को विहार कहते हैं। बाद में बौद्ध भिक्षुओं के निवास के लिए निर्मित कक्षों को विहार कहा जाने लगा दोस्तों एक फ़ोटो बना हुआ है, ये देख लीजिएगा, बौद्ध विहार है ये। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न, कौन सा पुरातात्विक स्थल भारत में नहीं है? तो दोस्तों इनमें से ऑप्शन में दिया था मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, ये भारत में नहीं है। ये दोस्तों देखिए मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान की फ़ोटो है दोस्तों, है जो पाकिस्तान में है। इसमें कुछ और भी पॉइंट डिस्कस हैं दोस्तों, वो भी देख लेते हैं। प्रमुख पुरातात्विक स्थल और उसके स्थान कहाँ पर स्थित हैं? हड़प्पा पाकिस्तान में पंजाब प्रांत के मोंटगोमेरी साहिवाल ज़िले में स्थित है दोस्तों ये। अगला पॉइंट, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में सिंध प्रांत के लारकाना ज़िले में स्थित है दोस्तों। अगला पॉइंट, लोथल अहमदाबाद गुजरात में, कालीबंगन हनुमानगढ़ राजस्थान में, धौलावीरा कच्छ गुजरात में, भिरन्ना फतेहाबाद हरियाणा में, बानावली फतेहाबाद हरियाणा में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसमें कुछ और भी है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आदि छानलूर थूथुक्कड़ी तमिलनाडु में, जोरवे अहमदनगर महाराष्ट्र में, दहमाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र में, सोरतुगई उत्तरी अफ़गानिस्तान में, छान उदारो मुलान सिंध में पाकिस्तान, अमृदादू सिंध पाकिस्तान, मेहरगढ़ ये पूछा गया दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट है, बलूचिस्तान पाकिस्तान, गुनेरीवाला पंजाब पाकिस्तान, राखीगढ़ी हिसार हरियाणा, और अंतिम में दोस्तों अतिरामपक्कम तिरुवल्लुर तमिलनाडु का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है दोस्तों? जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान दोस्तों 7वां है, और उसमें क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया के 10 सबसे बड़े देश दिए गए हैं दोस्तों, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। पहले नंबर पे दोस्तों रसिया, पूछ लेगा क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला स्थान किसका है, तो दोस्तों रसिया का है, 17.1 मिलियन है इसका। दूसरा कनाडा है, 9.985 मिलियन है। तीसरा चाइना 9.597 मिलियन है। चौथा यूनाइटेड स्टेट्स 9.834 मिलियन है। पांचवा ब्राज़ील 8.516 मिलियन है। छठे पे ऑस्ट्रेलिया है दोस्तों, 7.688 मिलियन है। और सातवें पे अपना भारत है दोस्तों, इंडिया 3.287 मिलियन है। आठवें पे अर्जेंटीना है दोस्तों, 2.78 मिलियन है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 9वें पे कजाकिस्तान है दोस्तों, 2.72 मिलियन है, 725 मिलियन। 10वें पे अल्जीरिया है दोस्तों, 2.382 मिलियन है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसमें और भी एक सवाल पूछता है दोस्तों, आबादी में अगर पूछ लेगा दोस्तों कि जनसंख्या में भारत का कौन स्थान है, तो जनसंख्या में दोस्तों भारत का स्थान दूसरा है। इसमें 5 सबसे अधिक आबादी वाले देश इस प्रकार हैं दोस्तों, पहले नंबर पे चीन है, दूसरे भारत है, तीसरे पे संयुक्त राज्य अमेरिका है, चौथे पे पाकिस्तान है, और दोस्तों 5वें में ब्राज़ील है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसमें कुछ और भी पॉइंट दिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार दोस्तों रिपोर्ट दी गई है, 2023 में भारत की जनसंख्या 142.46 करोड़ है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, करंट का है ये। 2023 में भारत की जनसंख्या 142.86 करोड़ है। भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया है दोस्तों, ये इम्पॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया है, जिसके पास 142.57 करोड़ हैं। दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है दोस्तों अपना भारत। ये आगे आने वाले
अन्य किसी परीक्षा में पूछा जाने की पूरी संभावना है दोस्तों। UNFPA की रिपोर्ट 2023 के अनुसार घटते क्रम में जनसंख्या में मामले में शीर्ष 5 देश हैं दोस्तों, जिनमें भारत नंबर 1 पे है, चीन दूसरे पे, तीसरे पे अमेरिका, चौथे पे इंडोनेशिया, पाँचवें पे पाकिस्तान। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये याद रखिएगा, ये सवाल पूछा जा सकता है। भारत अपना बन गया है सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत कितने देशों के साथ समुद्री सीमा बनाता है? तो भारत की जलीय और समुद्री सीमा से 7 पड़ोसी देश हैं दोस्तों, जिनमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, श्रीलंका और मालदीव है दोस्तों। भारत के पड़ोसी देशों में से 3 देश हैं जो दोस्तों, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार ऐसे भी हैं जिनके स्थल और समुद्री दोनों सीमाएं भारत से मिलती हैं दोस्तों। ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार, ये याद रखिए कि दोस्तों कि इनकी सीमाएं दोनों तरह से लगती हैं, समुद्र से भी और स्थल से भी, जो इनमें भी दिया गया है। पाकिस्तान, बांग्लादेश और एक म्यांमार है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, तृतीयक उपभोक्ता कौन होते हैं दोस्तों? तो तृतीयक उपभोक्ता वे जंतु होते हैं जो भोजन के लिए द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ताओं पर निर्भर होते हैं। उन्हें शीर्ष श्रेणी के उपभोक्ता कहते हैं दोस्तों, जैसे बाज, गिद्ध, शेर, भालू इत्यादि। ये दोस्तों देखिए चित्र बना हुआ है, ये दोस्तों उत्पादक हैं जो सूर्य से अपने भोजन बनाते हैं दोस्तों, और ये प्राथमिक उपभोक्ता हैं जो इन पौधों को खाते हैं दोस्तों, पेड़ पौधों को। ये शाकाहारी होते हैं, कीट होते हैं दोस्तों, और इन कीटों को दोस्तों चूहे खाते हैं दोस्तों, अन्य द्वितीयक उपभोक्ता खाते हैं दोस्तों, और इन द्वितीयक उपभोक्ता को दोस्तों ये तृतीयक उपभोक्ता खाते हैं जो मांसाहारी होते हैं, जिनमें बाज, गिद्ध, शेर इत्यादि होते हैं। और एक तरह का चित्र ये भी है दोस्तों, ये अपघटक होते हैं जो इन सभी से रिलेटेड होते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसमें कुछ और भी पॉइंट दिए गए हैं। प्राथमिक उपभोक्ता के बारे में बताया गया है। सभी शाकाहारी जंतु प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं। शाकाहारी जंतु वनस्पतियों को भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं दोस्तों। उदाहरण के लिए इसमें खरगोश, गाय, भैंस, बकरी, हिरण, चूहा, बंदर, हाथी, जिराफ इत्यादि होते हैं दोस्तों। और द्वितीयक उपभोक्ता में वे होते हैं सभी जंतु जो भोजन के लिए प्रथम श्रेणी के उपभोक्ताओं पर निर्भर करते हैं। उन्हें द्वितीयक श्रेणी के उपभोक्ताओं के वर्ग में रखते हैं। ये मांसाहारी होते हैं, उदाहरण के लिए जैसे मेढक, मछलियाँ, कीट पतंगों को खाने वाले पक्षी और जंतु। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, भारत में पब्लिक सेक्टर बैंक कितने हैं दोस्तों? ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। भारत में पब्लिक सेक्टर बैंक लगभग दोस्तों 12 हैं, जो इस प्रकार हैं। पहले नंबर पे दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी कहते हैं इसे। दूसरा पंजाब नेशनल बैंक, तीसरा बैंक ऑफ बड़ौदा, चौथा कैनरा बैंक, पांचवा यूनियन बैंक, छठा इंडियन बैंक, सातवां बैंक ऑफ इंडिया, आठवां सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, नवा इंडियन ओवरसीज बैंक, 10वां पंजाब एंड सिंध बैंक, अगला बैंक ऑफ महाराष्ट्र, अगला यूको बैंक। और भी इसमें कुछ पॉइंट दिए गए हुए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों। इसमें इसका एक फ़ोटो दिया गया है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर एक सवाल ये भी बनता है दोस्तों कि भारत का सबसे बड़ा सरकारी बैंक कौन सा है? द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक ऑफ इंडिया 2022 के तहत दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत का सबसे बड़ा सरकारी बैंक है। इसमें कुछ चित्र बने हुए हैं दोस्तों बैंकों के, इसको भी देख लेते हैं। 12 पब्लिक सेक्टर बैंक ऑफ इंडिया है ये दोस्तों, इसमें SBI है, PNB पंजाब नेशनल बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है दोस्तों, कैनरा बैंक का ये लोगो है, और सिंबल दोस्तों यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का है, बैंक ऑफ इंडिया का ये है, इंडियन ओवरसीज बैंक का ये लोगो दोस्तों, और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का ये है, और इंडियन ओवरसीज बैंक का लोगो ये है दोस्तों, यूको बैंक का लोगो ये है। इसे लोगो दे के भी दोस्तों सवाल पूछे जाते हैं कई पेपरों में। और ये दोस्तों सेकंड लास्ट बैंक ऑफ महाराष्ट्र का लोगो है दोस्तों,
अगला है पंजाब, लास्ट है पंजाब एंड सिंध बैंक का लोगो है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट इसमें ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इसमें कुछ बैंकों के दोस्तों मर्ज हुए हैं दूसरे बैंकों में, जिसे डिस्कस करेंगे। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। कई पेपरों में पूछे जाने की संभावना है, पूछे जाते हैं, पिछले कई पेपरों में पूछे जा चुके हैं। केनरा बैंक का मर्ज किस में हुआ है दोस्तों? सिंडिकेट बैंक और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। और ये इंडियन बैंक पंजाब नेशनल बैंक में दोस्तों, सॉरी दोस्तों ये थोड़ा मिस्टेक हो गई है, इसको फिर से करेक्ट कर लेते हैं। केनरा बैंक का हुआ है दोस्तों सिंडिकेट बैंक में, पंजाब नेशनल बैंक का हुआ है दोस्तों ओरिएंटेड बैंक ऑफ कॉमर्स में, और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में। और दोस्तों इंडियन बैंक का हुआ है दोस्तों इलाहाबाद बैंक में, और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का हुआ है दोस्तों आंध्रा बैंक में और कॉरपोरेशन बैंक में। थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा दोस्तों। यहाँ से दूसरा है, ये दो बैंक दिए हुए हैं दोस्तों, एक ये सिंगल है। ये दोनों पंजाब नेशनल बैंक में मर्ज हुए हैं दोस्तों। इंडियन बैंक का इलाहाबाद में, यूनियन बैंक में, आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसको करेक्ट कर लीजिएगा दोस्तों सही से। अगला प्रश्न दोस्तों, किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में नगर निगम संशोधन अधिनियम 2022 द्वारा 3 नगर निगम विलय किया गया है दोस्तों? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों दिल्ली में। कब किया गया दोस्तों तो पूछा जाएगा, तो इसमें सही जवाब होगा 22 मई 2022 में, 22 मई 2022 को। ये दोस्तों आज का आखिरी सवाल था। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा दोस्तों, और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।